Jai Hind students. Today we will continue the topic that was Bohr's model for structure of atom. So the energy of different stationary states of energy level of hydrogen atom, this representation is called an energy level diagram. यानी जब हम लोअर स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन के जंप करने की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। यानी लोअर में अगर एनर्जी लो है, हायर में एनर्जी हाई होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करता था। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम एनर्जी की बात करें तो ऊपर जाने पर एनर्जी इंक्रीज होती है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। When the electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as zero. अब हम बात कर रहे हैं उस डायग्राम की जहाँ पर आपने ये देखा था, जहाँ पर पास्टन ब्रैकेट सीरीज की बात हो रही थी। वहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर स्टेट में रिटर्न आ रहे थे और हमने एन शेल जो नंबर था वो कहाँ तक लिया था, इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल से इलेक्ट्रॉन रिटर्न आते हैं, यानी लोअर स्टेट में अगर आ रहे हैं, और वो लोअर स्टेट का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के क्लोज आ रहे हैं, नियर बाय आ रहे हैं। The electron in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number, that is n is equal to infinite। यानी वो नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और हमने इनफाइनाइट तक वो नंबर लिया है कि वो शेल नंबर जो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे अगर आप KLMN शेल में, तो वो नंबर कितने भी आगे तक जा सकता है, वो इनफाइनाइट तक कंसीडर किया जाता है। एंड इज कॉल्ड एज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अपने सराउंडिंग के और अदर शेल्स में, ऐसे बहुत सारे शेल्स हैं जिसमें वो जंप करके कहीं भी ट्रांजिशन शो कर सकता है। यानी कि वो जंप करके किसी अदर शेल में जा सकता है और फिर वहाँ से रिटर्न आ सकता है, और लिमिट है उसकी कि वो फर्स्ट शेल तक ही रिटर्न आ सकता है। फर्स्ट शेल जो होता है न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला, सबसे पास वाला। And is called as ionized hydrogen atom when the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit n, the energy is emitted। यानी जब वो जितना ज़्यादा क्लोज आएगा न्यूक्लियस के, उतना ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर वो दूर होगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, और वो जब पास आएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। और कभी भी एनर्जी कम होती है, इसका मतलब होता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ओके, हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री में जब भी एनर्जी लो होती है तो स्टेबिलिटी हाई होती है, और जब स्टेबिलिटी हाई होती है तो एनर्जी लो होगी। और इसके अपोजिट में अगर आप याद रखने के लिए इसको याद रखिएगा कि जब भी एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी लो होगी। ओके, and its energy is lowered, that is the reason for the presence of negative sign in equation, and it depicts its stability relative to the reference state of zero energy and n is equal to infinite। Bohr's theory can also be applied to the ion containing only one electron, similar to that present in hydrogen atom। आपको पता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, और इसी तरह से अगर हम अदर आयंस को भी हाइड्रोजन आयन की तरह सिमिलरली ऑब्जर्व करें तो उनमें भी ये ट्रांजिशन आपको मिलेगा, बट प्रोटॉन में आपको पता है कि डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे सपोज हाइड्रोजन प्लस का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन था और निकल चुका है, अब एक प्रोटॉन है। लेकिन लिथियम से, अगर लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। ओके, अगर लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हाइड्रोजन जैसा वो बिहेव करेगा, यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन प्लस जब हो जाता है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो लिथियम से 3 इलेक्ट्रॉन जिसमें थे, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें लिथियम से तो वो भी कैसा बिहेव करेगा, हाइड्रोजन एटम जैसा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो हाइड्रोजन एटम जैसा, और बेरिलियम में 4 होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दें तो भी हाइड्रोजन एटम जैसा हो जाएगा, H1, यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे होता है हाइड्रोजन में। So these are example and so on. The energy of the stationary state associated with these kind of ion also known as hydrogen like species। ठीक है, ये हाइड्रोजन से मैचिंग है इसलिए इसको हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज भी कहा गया। और इनके लिए एक एक्सप्रेशन है ऐसी कंडीशन के लिए, ई एन
ई एन मीन्स ई फॉर एनर्जी एंड एन फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो भी शेल नंबर होता है सबस्क्रिप्ट है एन। ओके, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। ये एनर्जी की यूनिट है जूल, और जेड क्या है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, और एन है शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एंड रेडिया बाय द एक्सप्रेशन आर एन इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पी एम। पी एम इज पिकोमीटर, आर एन क्या है यहाँ पर, आर जो है रेडियस है, स्मॉल एन लिखा हुआ है, यानी जिस शेल के लिए आप उसके जिस रेडियस यानी जिस भी ऑर्बिट के लिए आप ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिस शेल की रेडियस कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिट की, उसके लिए हम वहाँ पर वो नंबर लिखेंगे स्मॉल एन का मतलब। तो आर एन इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पी एम, दैट इज पिकोमीटर, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड हैज़ वैल्यू 2 फॉर द हीलियम एंड 3 फॉर लिथियम एटम। यानी जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता था और वही उसमें प्रोटॉन नंबर भी होता है। तो आपको पता है अगर किसी भी एटम में हम बात करें उस पर चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं। हीलियम प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव कर दिया गया, लेकिन प्रोटॉन उसमें 2 हैं। लिथियम में भी प्रोटॉन कितने हैं, 3, और अगर हम लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल भी दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी लिथियम 2 प्लस आयन है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 3। The value of energy becomes more negative and that of radius becomes smaller with increase of z। यानी अब देखिए z का मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है। यानी प्रोटॉन प्रेजेंट होता है अगर न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेज़ी से खींचता है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो उनकी पावर बढ़ती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, जिसका रेशियो प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है तो प्रोटॉन ज़्यादा होता जाएगा। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 प्रोटॉन थे, तो उनकी अट्रैक्शन पावर 3 प्रोटॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को खींचने की थी। अब अगर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन 3 हैं, तो वो बहुत तेज़ी से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। ओके, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि अगर z इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बिकम्स मोर नेगेटिव एंड दैट ऑफ रेडियस बिकम स्मॉलर। उसकी रेडियस भी कम होती जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो उसका रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया ये? अगर पावर न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होती जाएगी, यानी उसमें प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन के अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। ओके, यानी 1:1 रेशियो अगर होता है तो पावर इक्वल होती, और अगर 1:1 से कम हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं और प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा, तो उसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, तो शेल नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, श्रिंक होगा। कहते हैं कि रेडियस डिक्रीज हो जाती होगी। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। टाइटली बाउंड का मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेज़ी से खींच रहा है, तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, it is also possible to calculate the velocity of electron moving in these orbits। इनकी वेलोसिटी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, ऑल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज़ नॉट गिवन हियर। ठीक है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है उसके फॉर्मूले के लिए, कैलकुलेशन के लिए। क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। एंड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी शेल नंबर अगर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो घटेगी। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में लिखने के बाद इसको रिपीट करिएगा। जो मैंने अभी आपको बताया है उसको रिपीट करके सुनिएगा और उसे समझने की कोशिश करिएगा। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स is given by equation delta E is equal to EF minus EI। E क्या है, एनर्जी, डेल्टा E मीन्स डिफरेंस इन एनर्जी। अब EF माइनस EI, F फॉर फाइनल एंड I फॉर इनिशियल, यानी जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन जहाँ एक लेवल से दूसरे लेवल में जब जंप करता है, तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि इनिशियल से फाइनल
जहाँ से स्टार्टिंग होगी जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा है, तो वहाँ जहाँ तक मूव करके जा रहा है उसे फाइनल कहेंगे, और जहाँ से स्टार्ट किया था उसने वो इनिशियल। तो उनके बीच का गैप जो होगा वो डेल्टा ई, डिफरेंस इन एनर्जी का इक्वल। डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट माइनस आर एच अपॉन एन वन, वन की जगह ये आई है, ओके, इनिशियल एन आई स्क्वायर। ये फार्मूला आप कॉपी में लिखिएगा, ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से आपको लिखना है। डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच कॉमन ले लिया गया, फिर 1 एन आई स्क्वायर माइनस 1 एन एफ स्क्वायर, एंड आर एच आपको पता है रिडबर्ग कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, और यहाँ पर 1 एन आई स्क्वायर माइनस 1 एन एफ स्क्वायर। इनिशियल एंड फाइनल शेल नंबर जो है एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम कह सकते हैं, वो जो ट्रांजिशन हो रहा है जिस शेल में से जंप करके दूसरे शेल में जा रहा है, वहाँ इनिशियल और फाइनल जो शेल नंबर होगा उससे यहाँ पर पुट करेंगे उसकी वैल्यू, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ओके। अब यहाँ देखिए न्यू इज इक्वल टू डेल्टा इज बाई एच, ये फार्मूला कहाँ से आया ये आपको पता होगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर डेल्टा ई बाई एच है, और डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर जो लिखी थी हमने उसी को हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दिए, डेल्टा ई की वैल्यू, और इसके नीचे क्या आ गया एच, एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ओके। फिर यहाँ ये वैल्यू आ गई, फिर आर एच की वैल्यू आपको पता है 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन एच की वैल्यू भी आपको पता है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू क्या आ गई 3.29 इंटू 10⁻15, और ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो यही है, और इसकी यूनिट क्या होगी हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी हो गई, अब वेव नंबर में कैलकुलेट करें, न्यू बार होता है, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, ये आपको पता होगा ये कैसे लिखा है, ये फॉर्मूला ये आप पढ़ चुके हैं, आर एच अपॉन एच सी। आर एच क्या है, अगेन इट इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट, एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट, सी इज़ स्पीड ऑफ लाइट, ये ब्रैकेट में वही वैल्यू है। फिर आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी पहले ही हमने यहाँ पर देखा ये वैल्यू आ चुकी थी 3.29, और यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको कैलकुलेशन के लिए, 1.09677 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट में 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर पर मीटर, ओके, पर मीटर या पर सेंटीमीटर यूनिट होती है वेव नंबर की, ओके। इन दिस इक्वेशन, तो ये आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, स्टेप्स को कॉपी में लिखिएगा, जैसे डेरिवेशन करते हैं आप, छोटा सा है, उसे कॉपी में लिखने के बाद इसके बारे में ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आप लिख सकते हैं। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एन एफ विल बी ग्रेटर देन एन आई, यानी फाइनल जो शेल होगा वो हमेशा हायर एनर्जी लेवल का होगा, ज़्यादा नंबर का होगा, एंड इन टर्म्स ऑफ पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी एब्जॉर्प्शन में हमेशा एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और वो लोअर से हायर एनर्जी में जंप करता था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इनिशियल शेल विल बी ग्रेटर देन फाइनल शेल, यानी इसमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है, यानी हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तब डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, एंड एनर्जी इज रिलीज, जिसे हम रिलीज को इमिशन भी बोलते हैं, इमिट होना। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड दस लीडिंग टू लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। इसी एब्जॉर्प्शन और एमिशन में कई सारे जो ट्रांजिशंस होते हैं उसकी वजह से कई सारे स्पेक्ट्रल लाइंस भी मिलती हैं। द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड, यानी जो भी ट्रांजिशन हो रहा है जितनी एनर्जी गैप है उतनी ही एनर्जी गैप में हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उतने फोटॉन्स उसने एब्जॉर्ब किए होंगे या इमिट किए होंगे, ओके। डेल्टा ई यानी एनर्जी जो गैप होता है ट्रांजिशन का, उससे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आप ये काम कंप्लीट करके इसे कॉपी में लिख के समझने की कोशिश करिएगा, और कोई भी डाउट है तो इससे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं आप।
थैंक यू।